साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अध्याय में हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएट ट्रेडमार्क को, जो कि हिस्सा है ट्रेडमार्क एक्ट का। ये एसोसिएट ट्रेडमार्क क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह से इनको ऑक्यूपाई किया जाता है, इसको लेकर विधिक प्रावधान ट्रेडमार्क एक्ट में क्या है, ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए भी जिनके पास ट्रेडमार्क है और वो अपनी प्राइमरी ब्रांड के तहत एक अन्य प्रोडक्ट जो उस गुड्स या सर्विस से जो है वो सिमिलर है, तो किस प्रकार ये ट्रेडमार्क लिए जाते हैं, इसके लिए प्रोविजंस क्या है, ये मैं खोल के डिस्कस करूँगा। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। जो कुछ बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट जानकारी काफ़ी इसमें है, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी है कानून का, उसको समझना है इस चीज़ को, तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल है। कोई लिटिगेंट है, वो फंस गया है ऐसे मामले में जहाँ पर उसे एसोसिएट ट्रेडमार्क तो लेना है बट विधिक आपत्ति आ गई है रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क के पास में, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि प्लान कर रहे हैं फॉर द एसोसिएट ट्रेडमार्क। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एसोसिएट ट्रेडमार्क जो है ये अलाउ करता है एक बिजनेस को या एक ब्रांड को टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद इट्स प्राइमरी मार्क और यूज़ डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ इट्स प्राइमरी ट्रेडमार्क। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपने को समझना है। और ये ट्रेडमार्क जो है वो अलाउ करते हैं बिजनेस को टू रजिस्टर अ मार्क सिमिलर टू वन बिलोंगिंग टू अनदर बिजनेस। द रीज़न फॉर ग्रांटिंग सच ट्रेडमार्क कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड अंडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो साथियों, अभी हमने जो 4 लाइनें समझी, तो उससे हम 3 निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात, एसोसिएट ट्रेडमार्क किसी बिजनेस को या किसी ब्रांड को अलाउ करता है टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज विद इट्स प्राइमरी मार्क, और यह प्राइमरी ट्रेडमार्क है तो उसका डेरिवेटिव फॉर्म में भी वो नया मार्क जो है वो ले सकते हैं। और ये अलाउ करते हैं बिजनेस को टू रजिस्टर अ मार्क सिमिलर टू वन बिलोंगिंग टू अनदर बिजनेस। और इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है कि अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपको ज़्यादा माथापच्चे करने की ज़रूरत नहीं है, समाधान जो है वो एसोसिएट ट्रेडमार्क में ही है। साथियों, एक एग्जांपल यहाँ पर जो है लिया गया है और उसके मार्फत जो है समझाने का इन चीज़ों को प्रयास किया गया है कि एक ट्रेडमार्क है टी विच वॉज रजिस्टर्ड फॉर रेडीमेड गारमेंट अंडर क्लास नंबर 25 और रजिस्टर्ड हुआ है 1994 में, और 1999 में सेम प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है स्टार्ट करती है फुटवेयर बिजनेस अंडर द सेम ब्रांड एंड अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इट इन क्लास नंबर 25। अगर रजिस्ट्रेशन अलाउ होता है फुटवियर का, देन ही विल हैव 2 ट्रेडमार्क्स, क्लियर है, in class number 25, and later on if we assign one footwear trademark to another person, the entities will have the same trademark in one class and this will create a lot of confusion in the market and therefore associate trademark are given to overcome such situation। इसको मैं आसान भाषा में जो है समझाने का आपको प्रयास भी करता हूँ कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके पास जो ट्रेडमार्क है वो है क्लास नंबर 25 में और वो सेम ब्रांड के अंदर एक नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखें तो हो जाएंगे 2 ट्रेडमार्क, क्लियर है। पर एसोसिएट ट्रेडमार्क क्या करता है कि जो ऑलरेडी प्राइमरी ब्रांड है उससे अगला ट्रेडमार्क जो है वो हो जाएगा एसोसिएट। उसका फ़ायदा क्या है कि जब भी एलिनेशन होगा या जब भी ट्रांसफ़र होगा तो दोनों का एक साथ में हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर उसने एक ट्रेडमार्क को किसी को असाइन कर दिया तो यहाँ पर 2 एंटिटीज़ जो है मार्केट में क्रिएट हो जाएंगी, एक जो ऑलरेडी उसके पास में है और एक नहीं, तो ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, भाई ये जो प्रोडक्ट है वो किसको बिलोंग कर रहा है। तो जिस कारण एसोसिएट ट्रेडमार्क की थ्योरी जो है लाई गई है टू ओवरकम सच सिचुएशंस। क्लियर हो गया आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एसोसिएट ट्रेडमार्क की डेफिनेशन जो है ये दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर। क्या कहती है डेफिनेशन? एसोसिएट ट्रेडमार्क मीन्स ट्रेडमार्क डीम टू बी और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज एसोसिएट ट्रेडमार्क। अगर डेफिनेशन को देखें तो हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि डेफिनेशन में बहुत छोटी बात जो है दे रखी है। बट सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 को हम देखते हैं जो कि प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस हेड मीन्स ट्रेडमार्क एक्ट गुड एंड सर्विस एसोसिएट विद ईच अदर if it is likely that those goods might be sold or otherwise traded in or those services might be provided by the same business so with the description of goods and description of services। तो कुल मिला के छोटी सी बात ये है कि आपका एक ब्रांड है जिसके तहत आप कुछ सर्विस दे रहे हो या गुड्स दे रहे हो और आपने बिजनेस को एक्सपेंड करा और नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर दिया। अब उसके लिए आप अलग ट्रेडमार्क लोगे, इससे बेटर कि यू शुड हैव द एसोसिएट ट्रेडमार्क, द ट्रेडमार्क विच शुड बी एसोसिएट विथ योर प्राइमरी ट्रेडमार्क, ताकि जब भी आप कोई एलिनेशन करो तो प्राइमरी के साथ साथ जो एसोसिएट ट्रेडमार्क है वो भी ट्रांसफर हो जाए, तो मार्केट में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अदरवाइज एम्बिग्यूटीज आएंगी, लिटिगेशंस बढ़ेंगे
और मार्केट में इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि लोग समझने महंगे भाई किसका ब्रांड ये है या ये जो गुड्स है या सर्विसेज है वो किसको जो है बिलोंग करती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर प्रोविजंस जो है इंकॉर्पोरेट किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 16 क्या बोलता है कि वेयर आर ट्रेडमार्क विच इज़ रजिस्टर्ड और सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड और सर्विस आइडेंटिकल विद अनदर ट्रेडमार्क विच इज़ रजिस्टर्ड, कि गुड्स और सर्विसेज है और वो आइडेंटिकल है विद अनदर ट्रेडमार्क विच इज रजिस्टर्ड और सब्जेक्ट टू एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ सेम प्रोप्राइटर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम गुड्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सेम सर्विसेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज और नियर बाय रिजेंबल इट एज to be likely to deceive or cause confusion if it is used by a person other than the proprietor. The registrar may at any time require that trademark shall be entered on the register as associate trademark. ये बहुत सिंपल बात हम समझते हैं सेक्शन 16 को लेके कि मान लीजिए किसी ब्रांड ने या किसी बिजनेस ने जो है कोई गुड या सर्विसेज जो है लॉन्च करी और उन्होंने अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क के लिए और ऑलरेडी उसी कैटेगरी के गुड्स और सर्विसेज जो है उनके पास अवेलेबल हैं और ये आइडेंटिकल हैं विद अनदर ट्रेडमार्क विच इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उस स्नैरियो में अगर वही क्लास में कोई नए गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं जो कि उससे रिजेंबल करते हैं और लोगों के माइंड में कोई डिसेप्शन ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो और ब्रांड की वैल्यू बनी रहे, तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वो प्रेफर करेगा एसोसिएट ट्रेडमार्क को रादर देन टू रजिस्टर्ड अ सेपरेट ट्रेडमार्क। क्लियर हो गया आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एसोसिएट ट्रेडमार्क का पर्पस क्या है कि वे टू मार्क्स आर रजिस्टर्ड अंडर द सेम क्लासेस और जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज जो हैं आइडेंटिकल हैं या रिजेंबल हैं, तो लोगों के माइंड में डिसेप्शन होगा या डिसीव होगा या कन्फ्यूजन होगा, तो ऐसा कन्फ्यूजन ना हो जिस कारण प्राइमरी ट्रेडमार्क जो है वो कवर करेगा एंटायर बिजनेस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और जो ये सेकंड ट्रेडमार्क है ये उससे हो जाएगा एसोसिएट, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में जो है क्रिएट ना हो। एग्जांपल जो है और लिया है कि जैक जो है वो काम करता है वाइन्स का, उसके पास ट्रेडमार्क है जैक वाइन्स का। अब उसी कैटेगरी में वो चाह रहा है बियर और विस्की, तो यहाँ पर बिजनेस जब एक्सपेंड करेगा वो, तो जो उसका प्राइमरी ट्रेडमार्क है उससे एसोसिएट होते हुए जो दो ट्रेडमार्क हैं जैक्स बियर के और जैक्स विस्की के, वो भी जो है एसोसिएट हो जाएंगे, ताकि लोगों को लगेगा भाई जो ये विस्की है और जो ये बियर है या जो वाइन्स है वो इसी ब्रांड की है, ताकि कोई कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। जिससे बेसिकली बेनिफिट क्या है कि जो ग्राहक चाहता है या जो रिक्वायरमेंट उसकी है वो चीज़ उस तक पहुंच जाएगी, डिसेप्शन नहीं होगा, तो कम से कम धोखेबाजी की स्थिति भी जो है वो बच जाएगी। यहाँ पर सेक्शन 55 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ सेक्शन को पढ़ेंगे तो इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइटेशन को, ठीक है जी। एक साइटेशन है पी कमला वर्सेस पी गणेशन। उसमें क्या स्थिति है? द ऑनरेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपील एंड बोर्ड, हालांकि उस समय थे, अब ये नहीं है। सेक्शन 55 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट इनेबल द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट द यूज ऑफ रजिस्टर्ड एसोसिएट ट्रेडमार्क और ऑफ ए ट्रेडमार्क विद एडिशन और अल्टरेशन नॉट सब्सटेंशियली अफेक्टिंग इट्स आइडेंटिटी। ये बात भी अभी हमारे को जो है समझ में नहीं आएगी, इसको और थोड़ा सा हम क्लियरिफाई करते हैं। दस एनीवन कैन फाइल एसोसिएट trademark application provided the change, addition or alteration does not substantially affect their identity. Moreover, if the mark is withdrawn or it is not valid, the applicant can request the registry to dissolve the association by filing a particular form. अब यहाँ से हम पढ़ते हैं वापस सेक्शन 55 को कि कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड फॉर एनी पर्पस। द ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट द यूज ऑफ एनी ऑफ द एसोसिएट ट्रेडमार्क टू प्रूव द यूज ऑफ एसोसिएट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन। इसको अपन एक सिंपल भाषा में करते हैं कि अगर एसोसिएट ट्रेडमार्क की स्थिति है तो उसमें कोई भी चेंजेस हैं या अल्ट्रेशन है इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि जो उसकी आइडेंटिटी है वो उसको अफेक्ट कर दे। अगर जैसी आइडेंटिटी अफेक्ट होगी या ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट होगी जिससे डिसेप्शन क्रिएट होंगे, तो वहाँ पर ये रिफ्यूज़ल भी कर सकते हैं। तो बर्डन जो है उस व्यक्ति पे है जो इस तरह की बात को लेके आ रहा है कि ये जो एसोसिएट ट्रेडमार्क है वो किसी भी रूप में मूल ट्रेडमार्क की जो आइडेंटिटी है या जो खुद की आइडेंटिटी है या जो कंसर्न गुड्स है या कंसर्न सर्विसेज है उनकी जो आइडेंटिटी है उसमें कोई भी चेंजेस इस रूप में नहीं करेगा कि सब्सटेंशली उसकी आइडेंटिटी जो है वो अफेक्ट हो जाए। बहुत सिंपल मैंने बात जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। और सेक्शन 44 यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि टू एसोसिएट ट्रेडमार्क शैल बी असाइंड और ट्रांसमिटेड टुगेदर एंड देयर वुड नॉट बी सेपरेट असाइनमेंट ऑफ टू एसोसिएट ट्रेडमार्क। द प्रोविजन एम टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट इन केस ऑफ ऑनर कैन प्रूव द सर्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर दैट टू एसोसिएट ट्रेडमार्क हैज अटेंड अ सेपरेट distinctness in the market and then the owner can apply for dissolution of association under section 16 subclause 5 of the trademark act। तो कुल मिला के सेक्शन 44 और 16(5) को अपन मिला के पढ़ते हैं तो एक बात अपने को बहुत क्लियर रहती है कि टू एसोसिएट ट्रेडमार्क हैं, अगर उनका जब भी असाइनमेंट होगा तो वो साथ साथ हो जाएगा, कन्फ्यूजन मार्केट में क्रिएट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एसोसिएट ट्रेडमार्क हैं और उनके
सेपरेट डिस्टिंक्टनेस है मार्केट में, तो उस सिनेरियो में अगर उन आइडेंटिटी को मैच नहीं किया जा सकता है तो ये फैक्ट रजिस्टर को जब इन्फॉर्म किया जाएगा तो इस सिनेरियो में जो कंसर्न एसोसिएट ट्रेडमार्क है उसको डिसॉल्व करने के साथ साथ 2 डिफरेंट आइडेंटिटी में ट्रेडमार्क जो है वो जारी कर दी जाएंगे। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के हर चीज़ का समाधान जो है वो कानून में है, बट बेसिकली हमें अगर पढ़ना है एसोसिएट ट्रेडमार्क तो हमें 3 बातें जो है दिमाग में रखनी है। सबसे पहली बात, अगर कोई आपकी ब्रांड है या कोई बिजनेस है उसका ट्रेडमार्क है तो वो है प्राइमरी ट्रेडमार्क, और उससे एसोसिएट करते हुए कोई गुड और सर्विस आपने लॉन्च करी जो आइडेंटिकल है या रिजेंबल है, और आप अंडर सेम ब्रांड जो है बेचना चाहते हो तो आपको एक सेपरेट ट्रेडमार्क लेने की बजाय एसोसिएट ट्रेडमार्क के रूप में जो है अप्लाई करना चाहिए ताकि सेम ब्रांड को यूज़ करते हुए आप अपना अगला प्रोडक्ट भी जो है बेच सकें और कोई कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं हो। और इसके प्रोविजन स्मूथली कैसे काम करते हैं जिसके लिए प्रोविजन डिटेल में सेक्शन 16 में है, 44 में और सेक्शन 55 में है। अब साथियों, एसोसिएट ट्रेडमार्क के बेनिफिट्स क्या हैं? ये प्रिवेंट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल राइट्स इन द मार्केट, या मल्टीपल कन्फ्यूजन इन द मार्केट भी हम कह सकते हैं, इसको प्रिवेंट करता है। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सिमिलर बिजनेस प्रोडक्ट हैं जिससे मार्केट में एक ब्रांड अपना एक्सपेंशन करते हुए अपने आप को स्टेब्लिश करना चाह रही है, तो ग्राहक अगर प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट एंगल से देखेंगे या उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो मार्केट में डिसिवनेस जो है क्रिएट होगा, जो कभी भी किसी भी बिजनेस की जो है मंशा नहीं रही है और ना ही कानून की जो है मंशा रही है। तो कुल मिला के डिसिवनेस को जो है रिमूव करता है ये एसोसिएट ट्रेडमार्क। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बिजनेस है उसको आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, नए गुड्स को आप इजीली जो है इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर कैंसिल भी कर रहे हैं, इफ़ वन ऑफ द 2 ट्रेडमार्क इज इन द यूज देन यूज ऑफ वन कैन बी कंसिडर्ड एज यूज फॉर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द सेकंड एसोसिएट ट्रेडमार्क। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्राइमरी आपके पास ट्रेडमार्क है जिसमें 2 एसोसिएट ट्रेडमार्क हैं, एक को आप रिमूव कर रहे हो तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एसोसिएट ट्रेडमार्क को इजीली आप असाइन कर सकते हो, इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मल्टीपल जो है एसोसिएट ट्रेडमार्क हैं और एक को यूज़ किया जा रहा है और बाकी को यूज़ नहीं किया जा रहा है, एक का जो रिन्यूअल है वो इस ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बाकी जो है ट्रेडमार्क यूज़ में नहीं आ रहे हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका एक ही ड्रॉबैक है कि अगर सब्सिक्वेंट ट्रेडमार्क या एसोसिएट ट्रेडमार्क हैं वो अफेक्ट होंगे अगर प्राइमरी ट्रेडमार्क जो है रिन्यूड नहीं हुआ या वो इनवैलिड हो गया किसी भी कारण से। बस यही मोटी मोटी बात है और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आज के अध्याय में हमने 4 बातें जो है सीखी है रिगार्डिंग द एसोसिएट ट्रेडमार्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्राइमरी ट्रेडमार्क के बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आप इजीली कर सकते हैं, नो नीड टू हैव अ सेपरेट ट्रेडमार्क, जस्ट फाइल फॉर एसोसिएट ट्रेडमार्क। नंबर 2, ये ट्रेडमार्क आपको असाइनमेंट्स के पर्सपेक्टिव में, मार्केट में कन्फ्यूजन्स को रिमूव करने के पर्सपेक्टिव में, और किसी एक ट्रेडमार्क जो कि एसोसिएट ट्रेडमार्क कैटेगरी में उसको रिन्यू करने के पर्सपेक्टिव में काफ़ी जो है सहायता प्रदान करता है। बस केवल एक ही ड्रॉबैक है कि अगर प्राइमरी ट्रेडमार्क रिन्यू नहीं हुआ या वो डिसॉल्व हो गया या इनवैलिड हो गया तो सब्सिक्वेंट ट्रेडमार्क जो एसोसिएट ट्रेडमार्क है वो भी जो है डिसॉल्व हो जाएंगे। तो साथियों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।